Welcome everyone. फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरीज अबाउट अकरिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन लाइक कुलेयन थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी एक्सेट्रा को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक पे जाने से पहले हम अपने लास्ट टॉपिक को देख लेते हैं कि इस लास्ट टॉपिक में यहाँ पर कुछ दो बातें एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। मैंने आप लोग को जो एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक ग्राफ बनाया था एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर, मैंने कहा कि रिएक्टेंट का ट्रांजिशन स्टेट तक जाना और वो जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है और वो जो स्टेप होते हैं रिएक्शन का, इट इज इंडो और स्लो होता है। और फिर मैंने क्या कहा था कि ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना ये हमेशा के लिए एक्सो होते हैं और एक्सो के साथ साथ फास्ट होते हैं। तो फॉरवर्ड स्टेप ऑफ रिएक्शन एंड बैकवर्ड स्टेप ऑफ रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड नहीं, ये दो बातें आप लोग को याद होनी चाहिए। अब देखना, कुलेयन थ्योरी हमें ये कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन के लिए लाजमी है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करें। अब कुलेयन के बाद बांड बनता है या बांड नहीं बनता है, इट विल डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ कुलेयन, दैट इज आइदर कुलेयन इज इफेक्टिव और इनइफेक्टिव। If the कुलेयन is effective, then the formation of chemical changes will occur. And if the कुलेयन is ineffective, then the formation of chemical reaction will not occur. और इफेक्टिव कुलेयन के लिए ये दो कंडीशन लाजमी है। एक तो जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ एक्टिवेशन एनर्जी भी होनी चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी हमने डिटेल से पढ़ लिया। और दूसरी बात, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं उसकी ओरिएंटेशन कौन सी है, प्रॉपर ओरिएंटेशन है या नहीं है। यहां मैं जनरली इधर से आप लोग को बता देता हूं कि प्रॉपर ओरिएंटेशन कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये पाई बॉन्ड है और इसके अंदर आप लोग फॉर एग्जांपल कोई भी एडिशन कर रहे हो, मैंने यहां पर ये HCl लिखा हुआ है और HCl को आप लोग को पता है कि H के ऊपर पॉजिटिव और Cl के ऊपर नेगेटिव, और यहां पर H के ऊपर पॉजिटिव और Cl के ऊपर नेगेटिव। अब पाई बॉन्ड आएगा और इस पॉजिटिव सेंटर के ऊपर अटैक करेगा, ठीक, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर आप लोग इस पाई बॉन्ड को यहां से देख लो और उसको आप लोग इस H के ऊपर अटैक करवा रहे हो तो पाई बॉन्ड पॉजिटिव सेंटर के ऊपर अटैक कर गया तो यहां पर केमिकल बॉन्ड या केमिकल रिएक्शन की फॉर्मेशन होगी। लेकिन सिमिलरली अगर आप लोग इस पाई बॉन्ड को देखो और यहां से अटैक के लिए अगर आप लोग देख लो तो इसके सामने नेगेटिव स्पीशीज आ रही है कि पाई बॉन्ड नेगेटिव सेंटर के ऊपर अटैक कर रहे हैं, इट इज नॉट इफेक्टिव। ये हो ही नहीं सकता है कि पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड नेगेटिव सेंटर के ऊपर अटैक करे। तो ये वाले जो हमारे पास कुलेयन एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं लेकिन ये इसकी ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है तो यहां पर बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी। और सिमिलरली अगर आप लोग यहाँ इस पाई बॉन्ड को देख लो, इस पॉजिटिव सेंटर के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो दिस ओरिएंटेशन इज प्रॉपर। तो दो बातें मैंने बताई कि ये जो इफेक्टिव कुलेयन है, एक एक्टिवेशन एनर्जी इसको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ, और दूसरी बात उसकी ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक। अब यहां पर अगर आप लोग देख लो, आप लोग की बुक के अंदर एक एग्जांपल है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं NO और साथ में CO2 बन रहे हैं। अब इस रिएक्शन के लिए ये रिएक्शन हो गया नहीं, पहली बात कुलेयन होनी चाहिए, वो तो लाजमी है। दूसरी बात एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को टच करना या क्रॉस करना उसके लिए लाजमी है। और तीसरी बात ओरिएंटेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं ओरिएंटेशन वाली बात को यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इस NO2 मॉलिक्यूल को लिख लेता हूँ कि NO यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन है और यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ इस कार्बन और ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीजन लिख लूँ, यहाँ पर कार्बन लिख लूँ, तो अगर आप लोग यहाँ पर इन दोनों की कुलेयन को देख लो तो कुलेयन में नाइट्रोजन के सामने ऑक्सीजन आ रहा है। नाइट्रोजन के सामने जब ऑक्सीजन आएगा तो यहां पर इफेक्टिव कुलेयन नहीं होगी, ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं हो रही, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर आप लोग अगर चेंजेस देख लो तो नाइट्रोजन से एक ऑक्सीजन कम हो रहा है, यानी यहां पर ऑक्सीजन जा रहे हैं और इस कार्बन के साथ टकरा रहे, वो कार्बन को मिल रहा है, वो वाला ऑक्सीजन कार्बन के साथ आएगा टकराएगा तो तब आप लोग का रिएक्शन होगा, वैसे रिएक्शन नहीं होगा। दूसरी बात, अगर इसी ओरिएंटेशन को मैं इस तरीके से कर लू कि यहां पर मैं NO2 को लिख लू NOO और इसके सामने मैं CO को ले आऊं, तो यहां पर जो इन दोनों की एक दूसरे के साथ कुलेयन हो रही है तो कार्बन जा रहे हैं नाइट्रोजन के साथ टकरा रहे, तो इफेक्टिव कुलेयन कौन सी होगी, जब ऑक्सीजन जाएगा कार्बन के साथ टकराएगा। तो इस वाले केस में भी यहां पर आप लोग की बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी। तीसरी कंडीशन अगर मैं लिख लू, यहां पर इस
NO2 मालिक्यूल को यहाँ पर अगर इन्वर्ट कर लो, Na यहाँ पर लिख लो, साथ में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को यहाँ पर ऐसे कर लो और CO। तो अगर यहाँ पर आप लोग इनकी कोलिजन देख लो तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन टकरा रहे, यहाँ पर चेंजेस क्या हो रही है कि कार्बन के अंदर एक ऑक्सीजन ज्यादा और नाइट्रोजन से कम हो रहा है। तो ये वाली जो ओरिएंटेशन है, दिस ओरिएंटेशन इज प्रॉपर इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विल बी अकर और देयर विल बी चेंजेस इन दिस मॉलिक्यूल। तो ये वाली कंडीशन होगी कि ओरिएंटेशन आप लोग की प्रॉपर हो रही है या ओरिएंटेशन आप लोग की प्रॉपर नहीं हो रही है। अब इफेक्टिव कोलिजन के बाद रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? कोलिजन थ्योरी आप लोग को ये कह रही है कि जब कभी भी आप लोग के पास इफेक्टिव कोलिजन हो जाता है तो आफ्टर द इफेक्टिव कोलिजन रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी वाले में बताया था कि एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर आप लोग के पास जो स्पीशी बन जाती है वो एक नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड होता है। नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड होता है। नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड कौन सा कंपाउंड होता है? वेयर देयर इज नो रेशियो बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, किसी स्पेसिफिक रेशियो के साथ उनकी कॉम्बिनेशन नहीं होती। तो मैं आपको कह रहा हूं कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड मैंने बताया दिया कि कंपाउंड के अंदर जो एटम होते हैं उनकी जो रेशियो होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो स्पीशी होती है वो आप लोग उसको आइसोलेट नहीं कर सकते, उसका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, वो ना रिएक्टेंट होते ना वो प्रोडक्ट होते, सही हाईली अनस्टेबल स्पीशी होती है। ठीक, अब ये बात आप लोगों ने नोट करनी है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट होता है तो इस स्टेप को मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को बताया कि इस स्टेप को हम बोलते हैं फॉरवर्ड स्टेप ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं रिएक्शन की स्टेप की बात कर रहा हूं। ये फॉरवर्ड स्टेप ऑफ रिएक्शन होते हैं और पिछले लेक्चर में और यहां पर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं तो कि इट इज स्लो, और स्लो के साथ साथ दूसरी बात क्या है, ये इंडोथर्मिक होता है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक रिएक्टेंट जब जा रहे हैं तो इसको हम फॉरवर्ड स्टेप ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ये स्लो होते हैं और साथ में इंडो होते हैं। और सिमिलरली एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बाद जो स्पीशी आप लोग को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होती है, और ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने वाले स्टेप को हम बोलते हैं बैकवर्ड स्टेप ऑफ रिएक्शन या रिवर्स स्टेप ऑफ रिएक्शन। और ये जो बैकवर्ड स्टेप या रिवर्स स्टेप ऑफ रिएक्शन है इट इज फास्ट, और फास्ट के साथ साथ दूसरी बात इट इज एक्सो, क्योंकि मैंने आप लोग को वो जो एनर्जी का ग्राफ बता रहा था पिछले लेक्चर के अंदर भी मैंने आप लोग को कहा था कि सबसे ज्यादा एनर्जी जो होती है वो ट्रांजिशन स्टेट की होती है, और उस ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर ही आप लोग का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है। तो उसके बाद आप लोग का रिएक्टेंट आएगा, और अगर एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक में दूसरी एनर्जी रिएक्टेंट की होगी और लास्ट जो एनर्जी होगी वो प्रोडक्ट की होगी। ठीक, और एक्सो के लिए भी यही केस होगा कि ट्रांजिशन स्टेट की तो हर एक जगह पर सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद दूसरी प्रोडक्ट की होगी इंडो में, और तीसरी बात किसकी होगी वो फिर रिएक्टेंट की हो जाएगी। ये इंडो और एक्सोथर्मिक का वो ग्राफ वाली जगह से भी मैंने आप लोग को बताया हुआ है। तो ये वाली जो जगह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये असल में ये ट्रांजिशन स्टेट वाली है कि इसकी एनर्जी हर एक जगह पर ज्यादा होगी, इंडो होगा एक्सो होगा, और यहां तक जाना स्लो होगा क्योंकि आप लोगों को एक्स्ट्रा एनर्जी भी देनी होगी एक्टिवेशन एनर्जी के साथ साथ। और फिर जब वो एक्टिवेशन एनर्जी गेन कर लेगा वो प्रोडक्ट की तरफ आएगा तो फास्ट फिर तभी आएगा कि वो अनस्टेबल चीज से स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। ठीक, तो ये फिर क्या हो जाएगा, फास्ट और एक्सो हो जाएगा। और दूसरी बात आप लोग का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इन स्पीड ऑफ रिएक्शन इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू व्हाट, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी यानी जितने नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम होगी जितनी ज्यादा होगी आप लोग का जो रेट होगा इट विल बी इंक्रीजेस। ठीक, यहां से हमारे पास कोलिजन थ्योरी यही बातें कह देती है कि कोलिजन थ्योरी में कोलिजन होगी और आप लोग जो इंटरमीडिएट स्पीशी होगी इट विल बी व्हाट, इट विल बी ट्रांजिशन स्टेट नहीं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। अब ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी इज मॉडिफाइड बाय या नहीं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी इज मॉडिफाइड बाय ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, कि ये मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी, कोलिजन थ्योरी की। अब यहां पर आप लोगों ने सिर्फ एक ही बात नोट करनी है कि वहां पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और यहां पर ट्रांजिशन स्टेट बनता है। अब यहां पर अगर आप लोग देख लो कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, और यहां पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट में कुछ जो मुख्तलिफ बात है उसको हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं।
अब इन्होंने क्या बोला कि ट्रांजिशन स्टेट बोला एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को, किसको? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को इन्होंने ट्रांजिशन स्टेट बोला, क्योंकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की थ्योरी या कुलेयन थ्योरी हमें ये नहीं बताती है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो आप लोगों के पास बनते हैं उसमें कैसे ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते और नए बॉन्ड बनते हैं, जबकि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी हमें ये बताती है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पुराने बॉन्ड कैसे टूटते हैं, नए बॉन्ड कैसे बनते हैं, वो ट्रांजिशन स्टेट आप लोग को बताते हैं। जबकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में ये हमने पीछे इसी जगह पर भी नहीं डिस्कस किया कि कैसे ये बॉन्ड टूट रहे हैं और कैसे नए बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक, अब अगर आप लोग यहां पर देख लो कि यही केस, सिमिलर केस यहां पर ये होगा कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करके ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू चले जाएंगे। ये वाला स्टेप भी यहां पर हमारे पास क्या होगा? फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड के साथ साथ दूसरी बात कौन सी होगी? फॉरवर्ड के साथ साथ ये हमारे पास एंड होगा। ठीक, फॉरवर्ड और साथ में एंड होगा, और साथ में तीसरी बात क्या होगी? स्लो होगा। और स्लो के साथ साथ यहाँ पर एक और बात भी आ गई कि यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी भी होगी, कि ये रिवर्सिबली चेंज होगा। ठीक, कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिवर्सिबली ट्रांजिशन स्टेट के अंदर चले जाएंगे। उस ट्रांजिशन स्टेट के पास ये चांस होगी कि दोबारा वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाए, या वो दोबारा आप लोग के पास किसके अंदर चले जाए? प्रोडक्ट उससे बन जाए। यहाँ पर ये वाली बात आप लोग के पास आ गई। अब ये हमें ये बताते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट जो होती है उसमें बॉन्ड टूटते कैसे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास जो रिएक्टेंट स्पीशी थी वो यहाँ पर ए और ए था, ए और ए, और उससे जो दूसरा रिएक्टेंट है वो है बी और बी, बी और बी। ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड बनना और बॉन्ड जो टूटना होते हैं वो सिमल्टेनियसली होते हैं, एक स्टेप के अंदर होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि ए से दूर चले जाते हैं, बी से दूर जाते हैं, ए और बी के अंदर बॉन्ड बनते हैं, और यहाँ पर ए और बी के अंदर भी बॉन्ड बनते जाते हैं, और बी और ए और ए के दरमियान बॉन्ड टूटते जाते हैं। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग सिमल्टेनियसली होते हैं, एक साथ ही होता है। अगर आप लोग इसको पीछे जो अगर सेकंड ईयर में आप लोग चले जाओगे वहां पर मैकेनिज्म में हम ये ट्रांजिशन स्टेट लिखते हैं, लेकिन इसको हम एज अ होल डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन के अंदर नहीं लिखते। जिस तरह आप लोग SN2 रिएक्शन में बोलते हो कि बॉन्ड टूटना और बॉन्ड बनना सिमल्टेनियसली होता है, एक साथ ही होता है। अब ये आप लोग के पास ट्रांजिशन स्टेट होती है, और यहाँ पर ये वाली स्पीशी आप लोग के पास क्या कर जाते हैं? एग्जिस्ट कर जाते हैं। ये ना रिएक्टेंट होते ना ये प्रोडक्ट होते हैं। इसके पास एबिलिटी होती है कि ये इस रिएक्टेंट के अंदर भी कन्वर्ट हो जाए, और साथ में एबिलिटी होती है कि ये इस प्रोडक्ट के अंदर भी कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पर आप लोग के पास क्या होता है कि ए और ए के दरमियान बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, एनर्जी कम होती है, और ए और बी के दरमियान बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है, एनर्जी बढ़ती जाती है। तो एज अ होल आप लोग का जो रिएक्टेंट होता है या जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये कैसे होता है? यहाँ पर आप लोगों को मैं इस ग्राफ से बता रहा हूँ। ये इंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, ग्राफ तो बाद में देखिए। फॉर एग्जाम्पल टाइम और दूसरे मैंने यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखी है कि ये आप लोग के पास ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने के लिए इधर तक जाना लाजमी है, क्योंकि इट इज द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ दिस रिएक्शन। तो यहाँ से ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आएंगे और यहाँ आके इस लाइन को इसने टच कर लिया। अब इधर जो स्पीशी होती है वो ना रिएक्टेंट होते हैं ना वो प्रोडक्ट होते हैं, ये वाले जो टॉप पॉइंट होते हैं इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। कौन सा स्टेट? ट्रांजिशन। और यहाँ पर जो स्पीशी होती है आया वो आप लोग के पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है या वो ट्रांजिशन स्टेट है। वो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी आप लोग को बताती है कि ट्रांजिशन स्टेट है, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आप लोग को ये नहीं बता रहा है कि कैसे बॉन्ड टूट रहे कैसे बन रहे। ट्रांजिशन स्टेट सिर्फ यही कह रहे हैं आप लोग के पास कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उस रिएक्टेंट के दरमियान बॉन्ड लेंथ बढ़ता जाते हैं, एनर्जी कम होती जाती है, बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होना और बताना इस तरह बताते हैं। अब इधर चीज आ गई, यहाँ पर आप लोगों के पास स्पीशी पहुंच गई। ये जो स्पीशी यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तो मैंने आप लोग को क्या है कि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है या कोलेजन थ्योरी है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है लाजमी। ठीक, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ तक आना, और यहाँ से यहाँ तक ये जब आ रहे हैं तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ तक जाना स्लो होगा। और साथ में इधर तो ये कहते हैं रिवर्सिबल है, वहां पर रिवर्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ ट्रांजिशन स्टेट में कह रहे कि रिवर्सिबल है, दोबारा रिएक्टेंट के अंदर भी कन्वर्ट हो सकते हैं और प्रोडक्ट के अंदर भी इसके पास चांसेस है। अब दोबारा ये जो रिएक्टेंट, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा। फिर इसके बाद जो आ रहे हैं तो ये हमेशा के लिए एक्सो होता है। ये जो स्टेप होता है ये एक्सो, और ये वाला जो स्टेप है ये इंडो है। असल में ये जो एक्सो और इंडो की मैं बात कर रहा हूँ वो ये वाली बात है। ये फॉरवर्ड स्टेप है और ये बैकवर्ड स्टेप है या रिवर्स स्टेप है। ये वाला स्लो है और ये वाला फास्ट है। अब अगर यहाँ पर आप लोग देख लो तो रिएक्टेंट की एनर्जी ये वाली है, प्रोडक्ट की एनर्जी ये वाली है कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। सबसे ज्यादा एनर्जी तो एज अ होल ट्रांजिशन स्टेट की है। ट्रांजिशन स्टेट के बाद दूसरी अगर आप लोग देख लो तो दूसरी बात यहाँ पर एनर्जी जो प्रोडक्ट की है, प्रोडक्ट एनर्जी एब्जॉर्ब की है, और तीसरी जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट की है। तो इंडोथर्मिक में प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है,
एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है। लेकिन अगर इसी ग्राफ को आप लोग एक्सो के लिए कंसिडर कर लो तो फिर आप लोग इसको बोलोगे कि इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट या हीट ऑफ प्रोडक्ट और यहाँ पर हीट ऑफ रिएक्टेंट है। अब रिएक्टेंट ने यहां से यहां तक जाने फिर भी आप लोग के पास इंडो है और इंडो के साथ स्लो है, फिर उसके बाद वो दोबारा यहां पर आएगा तो आप लोग के पास फिर भी एज अ होल एनर्जी ट्रांजिएंट स्टेट की सबसे ज्यादा, उसके बाद एनर्जी रिएक्टेंट की है और उसके बाद जो एनर्जी है वो किसके, प्रोडक्ट की है। तो ट्रांजिएंट स्टेट थ्योरी आप लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास स्पीशीज बन जाती हो जो रिएक्शन के बीच में बनती है, अनस्टेबल होती है, लाइफ टाइम उसका कम होता है, वहां तक जाना स्लो होता है और फिर ये जो ट्रांजिएंट स्टेट है ये रिएक्टेंट के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है और प्रोडक्ट के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। तो रिवर्सिबिलिटी का साइन यहाँ पर इसलिए इन्होंने शो किया हुआ है। तो ये जो दो थ्योरीज है ये हमें एक्सप्लेन करती है कि कैसे आप लोग के पास कोई केमिकल रिएक्शन होता है। यहाँ पर एक कह रहे हैं कि आप लोग के पास एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बन जाएगा और दूसरा कह रहा है कि ट्रांजिएंट स्टेट बन जाएगा। ट्रांजिएंट स्टेट उन्होंने सिर्फ मॉडिफाइड कर, ट्रांजिएंट स्टेट सिर्फ यही कह रहे हैं, उससे ये अलग है कि कैसे पुराने बांड कैसे टूटते और कैसे बनते, और ये आप लोग को ये चीज नहीं बता रही है। तो ये कह रहे हैं कि बांड लेंथ बढ़ता जाती है, एनर्जी कम होती जाती है, और दूसरे के बांड लेंथ कम ज्यादा होते जाते हो, एनर्जी कम होती जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।